लास्ट क्लास में हमने SN2 रिएक्शन पढ़ा था, है ना? कैसे? ठीक है। एसएन के वर्ड दोबारा से बता दो रिवाइज। एक मेरे को ना वीडियो भी मिला है, मैं वो वीडियो भी दिखा देता हूँ SN2 कैसे होता है। ठीक है। रिकॉर्डिंग पे लगा दिया ना मैंने। Let me see if it is able to play. चलो ऐसे ही बता सकते हैं अगर नहीं प्ले होगी तो। अच्छा, आज तो मेरा व्हाइट बोर्ड भी सही हो गया है, तो व्हाइट बोर्ड पे दिखा देते हैं। हम्म। देखो, ये आपका एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये आपका एक हेलो एल्केन है, ठीक है। इस हेलो एल्केन पे हमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है। तो ये अगर आपका न्यूक्लियोफाइल है तो ये पीछे से अटैक नहीं कर सकता। क्यों नहीं अटैक कर सकता? क्योंकि यहाँ पर जो आपका हेलोजन लगा हुआ है इसका साइज बहुत ज्यादा है। तो अगर इसका साइज ज्यादा है तो इसका मतलब यहाँ पर इसको रिपल्जन फेस करना पड़ेगा। रिपल्जन, या फिर आप उसको स्टेरिक हिंड्रेंस कह सकते हैं, इसको हिंड्रेंस फेस करनी पड़ेगी यहाँ से। इसलिए ये आगे से अटैक नहीं करता। तो ऑप्शन इसके पास बचता है पीछे से अटैक करने का, ठीक है। तो जब ये पीछे से अटैक करेगा तो यहाँ पर धीरे धीरे ये बॉन्ड फॉर्म करेगा इसके साथ, कार्बन के साथ इसने ये बॉन्ड फॉर्म करी। और जब ये धीरे धीरे बॉन्ड फॉर्म करने की कोशिश करेगा तो हेलोजन के साथ जो बॉन्ड है वो धीरे धीरे टूटनी शुरू करेगी, ठीक है। और ये न्यूक्लियोफाइल जब पीछे से अटैक करता है यहाँ पर, तो न्यूक्लियोफाइल एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है। और ये जो एल्काइल ग्रुप्स हैं इनके एटम्स में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये दोनों नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को करते हैं रिपेल। तो रिपल्शन की वजह से ये जो तीनों ग्रुप्स हैं ये नॉन प्लेनर से प्लेनर हो जाते हैं, ठीक है। एक ही प्लेन में लाई करते हैं फिर ये, ठीक है। ये वाला आगे की तरफ है, ये वाला पीछे की तरफ है। और ये इस तरीके से इन्होंने प्लेनर ज्योमेट्री बना दी। तो यहाँ पर जो ये हेलो एल्केन की जो ज्योमेट्री थी ये थी टेट्राहेड्रल। और इधर जो अब इस ट्रांजिशन स्टेट की जो ज्योमेट्री है ये हो चुकी है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। और ये ट्रांजिशन स्टेट जो है बहुत ज्यादा अनस्टेबल होती है। तो तुरंत क्या होगा, तुरंत ये हेलोजन निकल जाएगा लिविंग ग्रुप की फॉर्म में, और आपके पास कंपाउंड बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है, विद द inversion of configuration. इन्वर्जन का हो कॉन्फ़िगरेशन का या इन्वर्जन ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री, एक ही बात है। तो दिस इज कॉल्ड SN2 रिएक्शन, ठीक है। तो SN2 रिएक्शन में पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन होता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि न्यूक्लियोसाइड जो है वो बैक अटैक करता है, बैक साइड अटैक करता है। तीसरा पॉइंट क्या है कि दिस रिएक्शन इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन।
ठीक है, ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है। और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि स्टेरिक हिंड्रेंस स्लोअर्स द रेट ऑफ SN2 मैकेनिज्म। तो जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी वहां पर SN2 मैकेनिज्म स्लो होगा, जहां मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस होगी वहां पर SN2 रिएक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने रेट भी लिखा था, रिएक्शन का रेट। अगर सपोज आपके पास टर्शरी हेलो एल्केन है, प्राइमरी सेकेंडरी हेलो एल्केन है, प्राइमरी हेलो एल्केन है और मिथाइल हेलो एल्केन है, तो इन चारों के लिए हमने रेट भी लिखा था। जैसे ये अगर हम बात करें तो दिस इज अ टर्शरी हेलो एल्केन, ये प्राइमरी हेलो एल्केन है, सॉरी ये सेकेंडरी है। ठीक है, ये प्राइमरी है और ये आपका मिथाइल हेलो एल्केन। ठीक है, तो इन चारों में अगर हमें रेट लिखना हो तो इसमें आप देखो यहाँ पर कार्बन पर 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से हाइड्रोजन तो छोटा एटम होता है, इसीलिए न्यूक्लियोफाइल को कोई स्टेरिक हिंड्रेंस फेस नहीं करनी पड़ेगी। इसके केस में 2 हाइड्रोजन है, 1 मिथाइल है, मतलब इस वाले के कंपैरिजन में यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज हो गई, इस वाले में स्टेरिक हिंड्रेंस और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर 2 मिथाइल अटैच हो गए हैं। और लास्ट वाले केस में सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी क्योंकि 3 बड़े बड़े मिथाइल लगे हुए हैं, इसीलिए जो रेट होगा SN2 मैकेनिज्म का वो ये हो जाएगा। दिस इज द रेट ऑफ SN2 मैकेनिज्म इन मिथाइल हेलोएल्केन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी हेलोएल्केन। ठीक है, समझ में आ गया। और ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एक ही स्टेप में, मतलब आपका न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा और अटैक करते ही बॉन्ड बना ली, तुरंत लीविंग ग्रुप निकल गया, प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं, अगर ये चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम बिना इसी के ही काम करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नहीं चल रहा, नेटवर्क इशू है, कोई बात नहीं। SN2 रिएक्शन समझ में आ गई। यस सर। ठीक है, अब हम बात करते हैं SN1 रिएक्शन की। तो SN1 रिएक्शन मतलब कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और यहाँ पर 1 का मतलब हो गया यूनिमॉलिक्यूलर। ठीक है, तो SN1 रिएक्शन में क्या होता है कि आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, जो कि आपका सबस्ट्रेट होता है। तो SN2 के केस में हमने देखा था कि सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, लेकिन SN1 के केस में सिर्फ सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल की कंसेंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं करता। तो चाहे आप कम न्यूक्लियोफाइल लो या फिर आप ज्यादा न्यूक्लियोफाइल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही रहेगा क्योंकि न्यूक्लियोफाइल से SN1 को कोई मतलब नहीं है। इसीलिए हम इसको कहते हैं यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, दैट मीन्स हमें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल से मतलब है। तो जैसे हमने SN2 के केस में देखा था कि ये जो रिएक्शन है ये सिंगल स्टेप में होती है, लेकिन SN1 में 2 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, SN1 रिएक्शन जो है ये 2 स्टेप्स में होती है। पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। जैसे हम SN2 में क्या देखते थे कि न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता था कार्बन पे तो वो धीरे धीरे बॉन्ड बनाता था, धीरे धीरे लिविंग ग्रुप लीव करता था सबस्ट्रेट को, और न्यूक्लियोफाइल तब पूरी तरीके से अटैच हो जाता था, एक ही स्टेप में पूरा काम हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये आपका सबसे पहला स्टेप दे रखा है। सबसे पहले यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा, यहाँ पे सबसे पहले लिविंग ग्रुप अपने आप ही लीव करता है। ठीक है, देखो बिना केशव न्यूक्लियोफाइल सर, के अटैक। हाँ, हाँ जी, कोई कुछ कह रहे हैं? अच्छा सर आप, हाँ जी। एक बार देखिएगा, सॉरी टू इंटरप्ट बिटवीन क्लास। प्रथम वेटिंग में एक बार देखिएगा प्लीज।
नहीं, वेटिंग में तो नहीं है। नहीं है वेटिंग में, ठीक है, वेटिंग में आता है तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा, ठीक है। एक्सेप्ट कर लेना है। हाँ जी। ठीक है। ओके, थैंक ओके, तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पर क्या होता है कि आपका लीविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो जब आपका लीविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा तो यहाँ पर सबसे पहले होता है आपका डेल्टा माइनस चार्ज, क्योंकि ये हेलोजन है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। और कार्बन के पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे ये बॉन्ड टूट के लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा तो ये तो एल माइनस की फॉर्म में निकल जाएगा, और आपके पास यहाँ पर कार्बन पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बना है, इसको हम क्या कहते हैं, कार्बोकेटायन। ठीक है, सबको पता है कि ये कार्बोकेटायन है। अब कार्बोकेटायन की प्लेनर ज्योमेट्री है, ठीक है, इस तरीके से एक ही प्लेन में है ये। और कार्बोकेटायन का ये वाला साइड भी देखो खाली है, और ये वाला साइड भी खाली है, क्योंकि लिविंग ग्रुप तो निकल गया ना। तो क्योंकि अब दोनों साइड यहाँ पर खाली है, तो यहाँ पर अब न्यूक्लियोफाइल किसी भी साइड से अटैक कर सकता है। वो इस वाली साइड से भी अटैक कर सकता है, और वो इस वाली साइड से भी अटैक कर सकता है। तो अगर न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेगा तो कॉन्फ़िगरेशन ये वाली में हमें मिलेगी, और अगर वो यहाँ से अटैक करेगा ब्लू वाली साइड से, तो ब्लू वाली साइड से अटैक होने पर आपको ये कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका रिएक्शन होती है SN2 की। ये आपका हो गया सेकेंड स्टेप। तो इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, लिविंग ग्रुप निकल गया सबस्ट्रेट को छोड़ के, और कार्बन के पास आ गया पॉजिटिव चार्ज, विच इज द फॉर्मेशन ऑफ सर कार्बोकेटाइन स्टेप। हाँ जी। बनाना आता है डायग्राम? ये बनाने को, हाँ, एग्जाम में आ सकता है, एक्सप्लेन द SN2 मैकेनिज्म या SN1 मैकेनिज्म। और ये डायग्राम है, ये तो बायोलॉजी का डायग्राम थोड़ी ना है, कोई सेल का डायग्राम जो इतना मुश्किल लग रहा है। करना ही क्या है इसमें, मुश्किल लग रहा है तुम लोगों को ये सब बनाना? सर हम्म, ठीक है, पहला स्टेप क्या हो गया, आपका लिविंग ग्रुप लीव कर गया यहाँ से। ठीक है, और कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो गई। तो ये आपका स्लो स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, स्लो स्टेप। और ये चीज आप लोग केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ोगे कि आपका जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ही हमारा डिटरमाइन करता है कि रिएक्शन की रेट क्या होगी। किस पे डिपेंड करेगी, वो सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगी कि न्यूक्लियोफाइल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्लो स्टेप में न्यूक्लियोफाइल कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पर स्लो स्टेप में सिर्फ सबस्ट्रेट इन्वॉल्व है रिएक्टेंट साइड पर। तो इसीलिए ये जो स्टेप है इसमें सिर्फ सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन पे डिपेंडेंस होगी, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंडेंस नहीं होगी। फिर आपका जो सेकंड स्टेप आता है, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और आगे पीछे कहीं से भी अटैक कर सकता है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, न्यूक्लियोफाइल के पास फ्रीडम है आगे पीछे कहीं से भी अटैक करने की। तो इसीलिए आगे पीछे कहीं से भी अटैक करने पर ये दोनों प्रोडक्ट्स बनाएगा। और ये दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं ये 50-50% रेशो में बनते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, ये दोनों प्रोडक्ट्स एक दूसरे के इनैंशियोमर्स हैं, है कि नहीं है? यस सर। ठीक है, तो दोनों प्रोडक्ट्स अगर एक दूसरे के इनैंशियोमर्स हैं, इनका 50-50 रेशो को हम क्या कहते हैं, मिक्सचर को? रेसिमिक रेसिमिक मिक्सचर। मिक्सचर। ठीक है, तो यहाँ पर SN1 रिएक्शन, SN2 में हमने क्या देखा था, SN2 में कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्स हो जाती थी, देयर वाज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू बैक साइड अटैक। लेकिन SN1 रिएक्शन में क्या हो रहा है, SN1 रिएक्शन में रेसिमिक मिक्सचर बनता है, मतलब दोनों इनैंशियोमर्स 50-50 रेशियो में बनेंगे। ठीक है, so this is the difference between SN1 and SN2 reaction. SN2 reaction causes inversion of configuration, and SN2 हाँ, SN2 reaction causes inversion of configuration and SN1 reaction causes racemization. ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें रेट बताना है। ठीक है, कि आपका SN1 में जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हेलो एल्केन्स हैं उनका रेट क्या होगा। तो देखो यहाँ पर जो रेट है वो डिपेंड करता है, यहाँ पर रेट डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन।
मैंने तुम लोगों को पहली क्लास में इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया था। मुझे जरा बताओ कि इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पर कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, प्राइमरी या टर्शियरी? और टर्शरी। हाँ, टर्शियरी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, क्यों सबसे ज्यादा स्टेबल होगा बताओ? क्योंकि उसमें आर के ज़्यादा हैं। क्या ज्यादा है? आर ज्यादा है? तो आर ज्यादा होने से क्या होता है? आर ज्यादा होने से स्टेबिलिटी कैसे ज्यादा हो गई? बोलो। सी एच के बॉन्ड ज़्यादा हैं इसमें। हाँ तो क्यों? कौन से सी एच के बॉन्ड, ये वाले बॉन्ड कह रही हो? यस सर। हाँ चलो, बॉन्ड ज्यादा है तो उससे होगा क्या, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। मुझे स्पेसिफिक टर्म का नाम पूछ रहा हूँ मैं एक। यहाँ पर आप एक स्पेसिफिक टर्म यूज करोगे। CH3 या फिर CH बॉन्ड की वजह से क्या होता है कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है? आंसर सही है तुम्हारा, टर्शियरी की ज्यादा होगी स्टेबिलिटी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर मिथाइल। बट क्यों? CH3 ऐसा क्या करता है? देखो, CH3 जो है ये प्लस आई ग्रुप होता है। प्लस आई ग्रुप का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अब अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसका मतलब यहाँ इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, इसने भी अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, इसने भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। तो अगर कोई भी पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे कहीं से तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी ना। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो चाहता ही यही है कि उसको नेगेटिव मिले कहीं से, है ना। पॉजिटिव को कहीं से नेगेटिव मिलेगा तभी तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब इसमें क्या है, इसमें 3 CH3 जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, 3 प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं, इसमें 2 प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं। तो इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी टर्शरी की, एज कम्पेयर टू सेकेंडरी। ऐसे ही आप सेकेंडरी और प्राइमरी में कंपेयर करो, सेकेंडरी में 2 प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं, प्राइमरी में एक ही लगा हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पर और ज्यादा हो जाएगी स्टेबिलिटी, और सबसे कम स्टेबिलिटी मिथाइल में, क्योंकि मिथाइल में कोई भी प्लस आई ग्रुप नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे भी दे सकते हो, और आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे भी दे सकते हो। हाइपर कॉन्जुगेशन पे कैसे, मैंने बताया था, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो अगर आप यहाँ पर देखो, ये आपका कार्बोकेटाइन है, ये अल्फा कार्बन है, तीनों ये अल्फा कार्बन है। तो अल्फा कार्बन पे अटैच्ड हाइड्रोजन हमारे अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पर एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, और उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। ठीक है, तो इसीलिए SN1 रिएक्शन के केस में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा टर्शियरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और फिर मिथाइल ग्रुप। ठीक है, ये आपका ऑर्डर हो जाएगा। अगर आपको याद हो तो SN2 में इसका रिवर्स ऑर्डर होता था, याद है? नहीं याद, भूल गए? थोड़ा पढ़ते क्या हो घर पे, स्कूल में भी हेलो एल्केन चल रहा है, यहाँ पर भी हेलो एल्केन चल रहा है, कुछ घर पे पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो आजकल? देखो, यहाँ पर बताया तो था। हम्म, हम्म, ये मिथाइल था, सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस लग रही थी, इसकी सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी SN2 में। फिर जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे कम होती जा रही है रिएक्टिविटी। किसके केस में? SN2 के केस में, है ना।
तो SN2 के केस में मिथाइल की सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होती थी, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, टर्शरी तो SN2 से रिएक्ट ही नहीं करता। और SN1 में इसका ऑपोजिट हो रहा है, टर्शरी सबसे ज्यादा अच्छा रिएक्टिविटी शो करता है SN1 में, फिर सेकेंडरी, और प्राइमरी और मिथाइल तो ना के बराबर SN1 शो करते हैं। समझ में आ गया ऑर्डर वगैरह SN1 रिएक्शन? किसी को कोई डाउट है SN1 में? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। डाउट है Yes, कोई sir. SN1 में? No, sir. नहीं आ गया, ठीक है। अब ये ऑन तो होगी नहीं जहाँ तक मुझे लगता है, पता नहीं, मैंने पहले चला के देखी थी तो ऑन हो गई थी। लिंक भेज दूंगा मैं इसका वीडियो का, ठीक है। तो यहाँ पर SN1 और SN2 के पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस हैं, ठीक है। पहला तो पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि SN1 जो है वो एक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होती है और SN2 एक बायमोलिकुलर रिएक्शन होती है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर सिर्फ एक मॉलिक्यूल पे डिपेंडेंस होती है, कंसंट्रेशन एक ही मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड होता है इसका रेट, और यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड होता है। आई होप इस पॉइंट पे किसी को कोई डाउट नहीं होगा। फिर यहाँ पर क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल पे डिपेंडेंस है इसीलिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होगी, और यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स पे डिपेंडेंस है इसीलिए सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स होगी। इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हो जाएगा R इज इक्वल टू के इंटू सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, और इसका जो रेट होगा वो होगा R इज इक्वल टू के इंटू सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंटू न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन, ठीक है। फिर SN1 में दो स्टेप्स होते हैं, ठीक है। क्या क्या? पहला होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, और सेकेंड स्टेप होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। और इसमें एक ही स्टेप होता है हमारा, क्या होता है, सीधा न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली अटैक करता है और तभी हमारा लिविंग ग्रुप निकल जाता है, ठीक है। कोई दूसरा स्टेप इसमें नहीं होता। फिर चौथा पॉइंट आपका वही है कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंस वाला जो मैंने ऊपर बता दिया। नेक्स्ट आपका क्या है कि SN1 रिएक्शन में जो आपका लिविंग ग्रुप लीव करता है तो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर किसी इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन नहीं होती, नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। एक चीज और, इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट में डिफरेंस होता है। ट्रांजिशन स्टेट इज वेरी वेरी अनस्टेबल, थियोरेटिकल स्ट्रक्चर होता है वो किसी भी कंपाउंड का, बट इंटरमीडिएट्स एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं और वो अनस्टेबल नहीं होते, स्टेबल भी होते हैं कई इंटरमीडिएट्स। लास्ट पॉइंट SN1 में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग दे रखा है तो इसकी जगह पर ये पॉइंट याद रखो, SN1 reaction causes racemization। ठीक है, मतलब रेसिमिक मिक्सचर बनते हैं दोनों एनैंटियोमर्स का 50-50 रेशो बनेगा, और SN2 रिएक्शन में देयर इज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। So these are the points of differences in SN1 और in SN2 reaction। आगे समझ में SN1 और SN2 में डिफरेंस? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब एक क्वेश्चन करो। आपको बताना है SN1 रिएक्शन से कौन सा वाला मॉलिक्यूल SN1 से होगा, कौन सा SN2 से होगा।
चलो यही बात करो। हाँ फिर तुम बताओ बाकी के जो बच्चे हैं, तो सॉलिड स्टेट में तुम लोगों ने कोई डाउट तो पूछा नहीं, फिर मैं टेस्ट रख दूं फ्राइडे या मंडे को सॉलिड स्टेट का। रखूं? अरे वाह, ठीक है फिर। बताओ भाई, ये तो ऐसे देखते ही हो जाएंगे, इसमें इतना सोचने विचारने वाला क्या है। पहला वाला बताओ। अंशुमन चलो तुम बताओ, पहला वाला SN1 से होगा कि SN2 से होगा? तुम सबके स्कूल में इस समय SN वही चल रहा है ना, हेलो एल्केन? खत्म होने वाला है। है, खत्म होने वाला है? फिर तो आ जाना चाहिए, मैंने भी पढ़ा दिया, स्कूल में भी हो गया। चलो ये बताओ, पहला वाला है क्या, कौन से टाइप का हेलो एल्केन है ये, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्या है? प्राइमरी। प्राइमरी में किसकी रेट सबसे ज्यादा होती है, SN2 की रेट ज्यादा होती है या SN1 की रेट प्राइमरी में ज्यादा होती है? SN1। SN1 की। अच्छा, और बताओ बाकी के लोग। ऐसे सॉरी, SN1, SN2 की होती है शायद से। SN2 की क्यों, SN2 की होती है? प्राइमरी में वो ज्यादा होता है। क्या वो ज्यादा होते हैं? वही मैंने पूछा ना, प्राइमरी में क्यों रेट ज्यादा होती है, कोई एक्सप्लेनेशन इस चीज का? हम्म बाकी के लोग बताओ, SN2 में प्राइमरी
की रेट क्यों ज्यादा होती है, जैसा कि प्रांजल ने बोला है कि SN2 में प्राइमरी की रेट ज्यादा होती है, क्यों ज्यादा होती है? तुम लोगों ने SN2 घर पे पढ़ा नहीं या समझ में नहीं आया SN2, ये बताओ मुझे। देखो, इसमें एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, एक ही मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, मतलब बाकी के 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन ये, तो यहाँ पर आपकी स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। जहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है वहां पर SN2 रिएक्शन ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है। SN1 से वैसे भी नहीं होगी ये, क्योंकि जब यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनाओगे अगर आप SN1 के लिए, तो ये कार्बोकेटाइन कम स्टेबल होगा ना, एक ही मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन कम होगा यहाँ पर। सेकेंड वाला बताओ, सेकेंड वाला SN1 से होगा कि SN2 से होगा? सर ये टर्शरी है तो SN1 से होगा, क्यों SN1 से क्यों क्योंकि होगा? इसमें प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है इसमें, और हाइपर ठीक है। कॉन्जुगेशन भी ज़्यादा होगी, हाइपर कॉन्जुगेशन भी ज्यादा होगा तो उससे होगा क्या? कि उससे वो स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो जाएगा। स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी? यहाँ पर तो स्टेरिक हिंड्रेंस का पॉइंट ही नहीं पर आता है बढ़ SN1 जाएगी, में कहीं। बढ़ जाएगी। बच्चे SN1 में याद रखना है, SN1 में हम स्टेरिक हिंड्रेंस का कॉन्सेप्ट ही यूज नहीं करते, ठीक है। इसमें आप स्टेरिक हिंड्रेंस का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करोगे, आप ये कॉन्सेप्ट आप सिर्फ SN2 में यूज करते हो। क्यों? क्योंकि SN2 में न्यूक्लियोफाइल ने बैक साइड अटैक करना होता है, बिना लीविंग ग्रुप के लीव करे अटैक करता है वो, साबुत सबस्ट्रेट पे अटैक करता है। लेकिन SN1 में क्या होता है, SN1 में कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है, तो प्लस आई और हाइपर कॉन्जुगेशन से क्या होगा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन विल इंक्रीज विद प्लस आई एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पर जो आपका कार्बोकेटाइन बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी प्लस आई और हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, इसीलिए ये SN1 होगा। टॉक लाइक अ केमिस्ट, ऐसे आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चों की तरह बातें करते हो कि औरंगजेब को जो है लालच हो रहा था इसीलिए उसने अपने भाइयों को मरवा दिया। ऐसे थोड़ी ना होता है। साइंस पढ़ते हो तो बिहाइंड एवरीथिंग देयर इज अ रीजन, रटना नहीं है आपने। चलो ठीक है, आंसर सही दिया कि प्लस आई इफेक्ट होगा, हाइपर कंजुगेशन होगा, ठीक है, लेकिन क्या होगा उससे? हम क्यों प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन की बात करें? पर्पस क्या है हमारा बात करने का? क्योंकि स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा वो। क्यों स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। समझ गए? थर्ड वाला बताओ, थर्ड वाला किससे होगा? और बस एक ही बच्चा है क्या क्लास में, बाकी के दोनों कहाँ हैं? बेटा टेस्ट होने तो तुम लोगों को फिर बता। सॉलिड स्टेट के बाद फिर इसी का ही नंबर है। प्राइमरी है तो SN2 होगा शायद। SN2 होगा ये, ठीक है, क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल। है ही कहाँ? तीन तीन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन का साइज कितना सही होता है, छोटा सा हाइड्रोजन होता है, कितनी स्टेरिक हिंड्रेंस लगा लेगा। नेक्स्ट वाला बताओ चलो। टर्शरी है तो SN1। ये पहले तो ये बताओ कि ये टर्शरी हेलो एल्केन है या ये प्राइमरी है? टर्शरी CH3 ज़्यादा है। हाँ, तो SN1 से होगा कि SN2 से होगा?
SN1 से। इससे 1 से बोलो बोलो। आपने बताया था कि टर्चरी ज्यादा थे SN1 में से। देखो ये प्राइमरी है, ये एक प्राइमरी हेलो एल्केन है। ये तो समझ में आ रहा है ना कि ये प्राइमरी हेलो एल्केन क्यों है भाई। यस सर। हेलोजन जिस कार्बन से है वो तो एक ही कार्बन से अटैच्ड है ना, तो प्राइमरी हेलो एल्केन ही तो हुआ। और प्राइमरी की रेट किस में ज्यादा होती है, SN2 में। इस ग्रुप से हमें मतलब नहीं है क्योंकि ये ग्रुप हेलोजन से अटैच थोड़ी ना है। ये तो बस खाली कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है ग्रुप, कि आप लोग टर्शियरी ग्रुप देखो और SN1 पे टिक लगा दो। बट इस ग्रुप का तो अगर देखा जाए हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें मतलब किससे है, हमें इससे मतलब है सिर्फ। ठीक है, इसीलिए ये रिएक्शन SN2 से, SN1 से तो हो ही नहीं सकती। क्योंकि अगर आप कार्बोकेटाइन देखो, यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो कार्बोकेटाइन कितना अनस्टेबल होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करने के लिए। आप एक बार कार्बोकेटाइन बना के देखो, ये कार्बोकेटाइन ऐसा बनेगा, ये है, ये कार्बोकेटाइन बनेगा, यही बनेगा ना। अगर हम मान लें कि SN1 से हो रही है, तो यहाँ पर आप देखो इसका प्लस आई जो है सिर्फ इस ग्रुप की वजह से प्लस आई लगेगा, और इस ग्रुप की वजह से प्लस आई तो छोड़ो, आप देखो कि यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन जो हैं कितना कम हाइपर कॉन्जुगेशन लगाएंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें बहुत कम लगेगा। ये जो 3 यहाँ पर जो ये है, ये कोई अल्फा हाइड्रोजन थोड़ी ना है, क्योंकि ये अल्फा कार्बन ही नहीं है। अल्फा कार्बन तो सिर्फ हमारा ये वाला है जो डायरेक्टली अटैच्ड है कार्बोकेटाइन से, तो उसी के हाइड्रोजन आप कंसिडर करोगे। तो ये वाले ग्रुप्स तो बस ऐसे ही दे रखे हैं कंफ्यूज करने के लिए, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क सिर्फ इतने इतने पार्ट से पड़ता है। ठीक है, इसीलिए आपका ये कंपाउंड, इसका जो कार्बोकेटाइन है ये अनस्टेबल होगा, लेस स्टेबल होगा। ठीक है, अनस्टेबल कहो या फिर लेस स्टेबल। और हिंड्रेंस इसमें लगेगी नहीं, क्योंकि इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन हैं और एक ये वाला ग्रुप है, तो ये वाला ग्रुप हिंड्रेंस लगाएगा, लेकिन 2 हाइड्रोजन थोड़ी ना हिंड्रेंस लगाएंगे। SN2 से होगी रिएक्शन प्राइमरी हेलो एल्कीन। समझ में आ गया। SN1 और SN2 की एक एक्सरसाइज NCERT में दे रखी है, उसको कर लेना। ठीक है, तो हमारा जो सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, तो एलिमिनेशन रिएक्शंस में हमें एक ही रिएक्शन पढ़नी है, विच इज डिहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन। देखो डी का मतलब होता है टू रिमूव, तो रिमूव हमें क्या करना है, एक तो हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, और एक हेलो मतलब कि हेलोजन। ठीक है, तो एलिमिनेशन का तो मतलब ये होता है, किसी भी एलिमिनेशन रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एटम्स को रिमूव करते हैं। ठीक है, तो डिहाइड्रोहेलोजनेशन जो है वो उसी एलिमिनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है। तो डिहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन जो है ये एक बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। बीटा का क्या मतलब है यहाँ पर, देखो पहले तो अल्फा बीटा बता दो। अल्फा बीटा तो पता है ना तुम लोगों को क्या होते हैं, नहीं यस पता तो सर। देख लो। आपका कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड होता है वो आपका अल्फा कार्बन होता है। ठीक है, और अल्फा कार्बन के नेक्स्ट वाला जो कार्बन है उसे हम बीटा कार्बन कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर इस एग्जांपल में देखो, यहाँ पर एक्स एटम जो है वो इस कार्बन से लगा हुआ है, तो ये आपका अल्फा कार्बन हो गया, और अल्फा कार्बन से अटैच्ड जो भी कार्बन एटम्स हैं वो आपके बीटा कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बीटा कार्बन हो गए।
तो बीटा एलिमिनेशन हम यहाँ पर क्यों कह रहे हैं? बीटा एलिमिनेशन इसलिए है क्योंकि हम अल्फा से हेलोजन एटम और बीटा कार्बन का हाइड्रोजन, इन दोनों को हम रिमूव कर देते हैं। इन दोनों को हमने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। तो इनको रिमूव करने पे क्या होगा? ये जो अल्फा बीटा कार्बन होते हैं इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाती है और यहाँ से फॉर्मेशन होती है एल्कीन की। ये रिएक्शन आप लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़ी होगी, एल्कीन जब पढ़ा होगा तो। ठीक है, सो डिहाइड्रोहेलोजनेशन इज द एग्जांपल ऑफ अ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हमने क्या किया? हमने एक हेलो एल्केन लिया और हेलो एल्केन में हमने रिएजेंट डाला अल्कोहलिक KOH। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, हमने एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी थी जिसमें हमने हेलो एल्केन में, अगर आपको याद हो तो हमने एक्वस KOH डाला था और उससे अल्कोहल की फॉर्मेशन हुई थी। याद है ये रिएक्शन? वहां हमने एक्वस KOH यूज किया था, वो एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी। यहाँ पर हम अल्कोहलिक KOH यूज कर रहे हैं, तो कंफ्यूज मत होना अल्कोहलिक KOH और एक्वस KOH में। ठीक है, तो जब आप किसी हेलो एल्केन को अल्कोहलिक KOH में हीट करते हो तो उससे अल्फा कार्बन से ये हेलोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन ये रिमूव हो जाएगा और एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर तो केस हो गया एक। मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे दिखाता हूँ, बेटर समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पर तो क्या हुआ, जैसे आपके पास एक सिमेट्रिकल हेलो एल्केन था, ठीक है, जिसमें एक ही बीटा कार्बन है और कोई बीटा कार्बन अटैच नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप अल्कोहलिक KOH में हीट करा देते हो तो सिंपली आपका एल्कीन बन जाएगा। अब सपोज अगर आपके पास कंपाउंड कुछ इस तरीके का दे रखा हो, ठीक है, तो मुझे कोई बता सकता है यहाँ पे कितने बीटा कार्बन प्रेजेंट हैं? सर दो। दो, ठीक है, एक ये बीटा कार्बन है और एक ये बीटा कार्बन है। तो अब अगर आप यहाँ से एलिमिनेशन करवाओगे तो इस कार्बन से भी हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है और इस कार्बन से भी हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है। तो आप दोनों प्रोडक्ट्स बना के देख लो, एक प्रोडक्ट आपका ये बन सकता है और एक प्रोडक्ट आपका ये बन सकता है। लेकिन अगर आप इस प्रोडक्ट को ध्यान से देखो, दोनों सेम नहीं है। हम्म, दोनों यस सेम सर। प्रोडक्ट है ना, दोनों ही प्रोपीन है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर भी सेम प्रोडक्ट बन गया। लेकिन अगर आप सपोज कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट ले लो, तो बताओ जरा यहाँ पर बीटा कार्बन कितने हैं? सर इसमें भी दो हैं। इसमें भी दो सर ही टू हैं। है। यहाँ पर एक ये बीटा कार्बन है, एक ये बीटा है। तो हाइड्रोजन आप दोनों में से किसी से भी निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। तो आप एक प्रोडक्ट ये बन सकता है और एक प्रोडक्ट ये बन सकता है। अब अगर आप दोनों प्रोडक्ट्स को ध्यान से देखो, क्या ये दोनों प्रोडक्ट सेम है? नहीं सर। सेम नहीं है ये। नो। ठीक है, इस ये क्या है, ये 1 ब्यूटीन है और ये वाला 2 ब्यूटीन है, दोनों अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। तो क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट्स अलग अलग हैं, इसीलिए आपको इस रिएक्शन में ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि मेजर कौन सा है और माइनर कौन सा है। क्योंकि कोई एक ही प्रोडक्ट मेजर हो सकता है और एक ही कोई प्रोडक्ट माइनर हो सकता है, दोनों प्रोडक्ट आपको 50-50 तो मिलेंगे नहीं। तो अब डीहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन में मेजर और माइनर प्रोडक्ट को डिटरमाइन करने के लिए हम सेटजेफ रूल का यूज करते हैं। ठीक है, सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल क्या कहता है?
सेडजेफ रूल ये कहता है कि किसी भी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन में, इन अ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, that product is favorable which has more number of alkyl substituents. ठीक है, मतलब अगर किसी एल्कीन, या मुझे लिखना चाहिए दैट एल्कीन प्रोडक्ट, तो आपका वो एल्कीन प्रोडक्ट ज्यादा फेवरेबल होगा जिसमें एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा होंगे। तो अब आप इस प्रोडक्ट को देखो, ये एल्कीन है, इस एल्कीन में कितने एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं? एक ही तो लगा हुआ है, ये वाला। और कोई एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है इस पे? नहीं नो लगा। सर। अब अगर आप इस एल्कीन को देखो तो यहाँ पर एक एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट ये लगा हुआ है और एक एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट ये लगा हुआ है, दो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं। तो अब यहाँ पर क्योंकि दो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, तो जिसपे ज्यादा एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स वो हमारा मेजर प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब ये जो आपका दूसरा वाला प्रोडक्ट है ये हो गया मेजर प्रोडक्ट, और ये वाला जो प्रोडक्ट है ये हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये आइडिया कहाँ से आया? इसकी एक्सप्लेनेशन मिलती है हमें हाइपर कॉन्जुगेशन से। कैसे? मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन आपको बताया था क्या होता है। तो अगर आप देखो यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, जिसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उसमें ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। इसीलिए सेडजेफ ने ये बोला कि इस जिसमें अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा उसमें ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, तो आपको बस अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स देखने हैं किसमें ज्यादा है, वही आपका फेवरेबल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो अब एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में बताओ कि ये वाला क्वेश्चन है, इसमें बताओ कि इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। ये वाला, इसमें मुझे मेजर प्रोडक्ट बता दो, उसके बाद छुट्टी। पहले तो सारे पॉसिबल प्रोडक्ट्स बना के देखो कौन कौन से बनेंगे। आया किसी का? पहले तो मुझे इसमें ये बताओ नंबर ऑफ बीटा कार्बन कितने हैं? सर 3। 3 है, एक तो ये है, एक ये है, और एक ये है। ठीक है, फिर तीनों से अगर हम हाइड्रोजन निकालें तो 3 प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। एक तो ये प्रोडक्ट बन सकता है, एक ये वाला प्रोडक्ट बन सकता है, और तीसरा प्रोडक्ट ये बन सकता है। अब आपको बताना है तीनों में मेजर कौन सा है। तो एक जरा ध्यान से देखो, ये दोनों प्रोडक्ट्स तो सेम ही है ना? खाली CH3 उधर लिखा हुआ है, CH2 नीचे है, उसमें CH उधर है। अच्छा ये CH है, सॉरी ये CH2 है। तो
ठीक है, प्रोडक्ट तो दोनों ही सेम है ना, फर्स्ट और सेकंड। यस सर। ठीक है, तो अब आपको सेकंड और थर्ड में बताना है कि कौन सा मेजर है। तो देखो, अगर आप इस वाले को देखो, इसमें दो अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, एक तो इस साइड पर और एक इस साइड पर। ठीक है, और थर्ड वाले में कितने अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं? यहाँ पर 3 लगे हुए हैं, एक ये और एक ये। तो मेजर कौन सा हो गया? ये वाला। थर्ड। दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट, और ये आपका माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सेट जेफ रूल से डिटरमिन करते हैं हमारा मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। आई थिंक समझ में आ गया सबको, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो यहाँ पर इन्होंने प्रोडक्ट दिखा भी रखा है, ये आप लोगों का मेजर है और ये वाला आप लोगों का माइनर प्रोडक्ट है। ठीक है, फिर रेट ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं।